बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, 2 दिन पहले एक बड़ी गिरफ्तारी हुई और उसी के तनाजुर में कल रात भी गिरफ्तारियाँ हुई और आज भी फ़ौज की तहवील में 3 अफराद को लिया गया, जिनमें 2 ब्रिगेडियर्स थे रिटायर्ड और 1 कर्नल रिटायर्ड थे। और उनको इस ज़िम्मन में गिरफ्तार उनको तहवील में लिया गया है कि वो एक सियासी पार्टी के लिए रवाबितकारी का काम कर रहे थे, सहूलतकारी भी कर रहे थे और पैगाम रसानी का काम भी कर रहे थे। अडयाला जेल के साबिक सुप्रिटेंडेंट जो हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, उनको भी तहवील में लिया गया है। उसके अलावा जो अभी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट हैं अडयाला के बिलाल, उनसे भी पूछगछ की गई है। सेल के अतराफ़ में जो लोग इस वक्त तैनात हैं वो 7 दिन के बाद तब्दील भी कर दिए जाएंगे और अर्दली जो हैं उनसे भी तफ्तीश की गई है, बेड वार्डर से भी तफ्तीश की गई है और तहकीकात के दायरा कार को वसी किया गया है, जिस संबंध में ये पता चला है कि 3 यूरोपीय नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप के ज़रिए भी राबिते होते रहे हैं। अब बाकायदा तौर पे तहकीकात के दायरे को जो वसी किया गया उसमें जो गिरफ्तारियाँ हुई, क्या मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी अमल में आ सकती हैं? एक तरफ हमारे वफाकी वज़ीर जो हैं वो आके माजी की बातें बताते हैं कि माजी में हम ये कहते थे कि सहूलतकारी की जा रही है, माजी में हम कहते थे कि इंटरवीन किया जा रहा है, माजी में हम कहते थे कि दरार डालने की कोशिश की जा रही है और आज हमारा वो नैरेटिव, हमारा वो मौक़िफ़ जो है उसकी तायीद हुई है। लेकिन ये याद रहे कि जिस तरीके से सिविल अदालतों के अंदर जो केसेस चल रहे होते हैं उस पर ट्रायल के अंदर बात नहीं की जाती जब तक उसकी वर्डिक्ट मंजर आम पे ना आ जाए। फ़ौज का एहतसाब का अपना अमल है। फ़ौज के अंदर अगर एहतसाब हो रहा है और अभी वो ट्रायल के दायरे के अंदर मौजूद है तो क्या उसके ऊपर किसी की बयानबाजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये जो गिरफ्तारियां हुई और फिर एक ऑडियो भी आज ही मंजर आम के ऊपर आ गई। ये जो लोग आज तहवील के अंदर लिए गए हैं, साबिक जो फ़ौजी अफसरान थे, इनका नाम टॉप सिटी केस में भी, जहाँ पे जनरल रिटायर्ड फैज़ का नाम आ रहा था, वहीं पे इनका नाम भी आ रहा था। तो अब पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा क्या होगा कि इस हलचल के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो काफ़ी अरसे से खामोश थे, मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो ख़ुद भी काफ़ी अरसे से खामोश थे, आज उनका इजलास भी होता है, पार्टी इजलास, जिसमें सारे लोग मौजूद होते हैं और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली को वो तय कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक नई रूह फूंकी गई है या फिर बका की जंग इस वक्त सबके लिए जारी है? और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। आज जो पंजाब के सदर थे अमाल अज़हर, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और जो लाहौर के सदर थे वो भी उनके इस्तीफ़े के बाद ख़ुद मुस्ताफ़ी हो गए। जनरल सेक्रेटरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो भी मुस्ताफ़ी हो गए और उसका जवाब ये बनाया गया कि बानी PTI के साथ जो रसाई है बहुत सारे लोगों की, वो दूसरे लोगों के बारे में जाके कान भरते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की जो पोजीशन है वो कमज़ोर होती है और वो पार्टी के अंदरूनी सतह के ऊपर पार्टी को मजबूत करने के लिए कोशा थे, जिन लोगों को तब्दील करने की कोशिश की गई। और इस पैराए के अंदर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो साथ रहेंगे, तंजीमी ओहदा कोई पास में नहीं होगा। तो बात का आगाज़ करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज की कल गिरफ्तारियाँ और आज का तहवील में लेना, कुछ लोगों को तहकीकात के दायरे को वसी करना, क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपकी इस खबर पे ना, आपके इन सवालात पे चंद सवालात छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा। अभी आपने फुटेज दिखाई इमरान खान के सेल पे, इमरान खान की बारक में वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, ऑडियो भी नहीं है, ऑडियो भी है और साथ वीडियो भी है, दोनों लगे हुए हैं और जदीद तरीन कैमरे लगे हुए हैं जिसकी रसाई इतनी ज़्यादा है कि एक एक सेकंड की उनकी जो मूवमेंट है वो चेक होती है। इसी तरह ना जी, अब जिस जगह पे एक एक सेकंड की मूवमेंट चेक होती हो, जहां पर उनके कैमरे इतने तेज हों कि जिसकी इंतहा कोई ना हो, तो किस तरह मुमकिन है यासिर साहब कि टेलीफोन पर कोई गुफ्तगू करवाता हो उनकी और वो उन वीडियो कैमरों में ना आती हो? क्या वहां पर मौजूद सारा अमला, क्या वहां पर मौजूद तमाम लोग इस चीज में मुलव्वस थे? क्या उस वक्त कैमरे बंद कर दिए जाते थे? क्या उस वक्त कैमरों को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाता था? एक सवाल मैं कल से, मुझे जो भी लोग, मैं बड़े बड़े मारूफ एंकर्स का प्रोग्राम देख रहा हूँ, अपने तजियाकारों का देख रहा हूँ, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं ना,
हम उनको देख कर सीखते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि उनकी नज़र इस तरफ क्यों नहीं जाती। खुद वो कहते हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी की खातिर मॉनिटरिंग टीम वहाँ बैठी है जो कैमरों पे 24 घंटे नज़र रखती है। ये इमरान खान की बार की तस्वीरें, वीडियो कैमरे, एक दिन पहले उनकी चहलकदमी करते हुए एक तस्वीर बाकायदा भेजी गई, बाकायदा सोशल मीडिया पे वायरल की गई। तो फिर मुझे बताएं, जिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने, असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने वो वीडियो मोबाइल दिया होगा जिससे कहते हैं जो उनके राब्ते होते थे, जिससे वो कहते हैं कि पैगाम रसानी का वो जरिया बनते थे, तो फिर वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को मुअत्तल कर देना चाहिए, तमाम लोगों से तफ्तीश करनी चाहिए। फिर वहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, सब के सब थे। क्योंकि ये रियासती रेट के ऊपर सवाल होता है। बिल्कुल, रियासती रेट के ऊपर सवाल होता है। फिर कैमरे कौन चेक करता था, उस मीटिंग पे कौन बैठा था, नंबर 1। आपको मैं सवाल का जो गिरफ्तारी वाली बात थी, कल आपने कहा, मैंने कहा नहीं हुई, लेकिन आपकी बात दुरुस्त थी, वो गिरफ्तारी हुई। लेकिन क्या जब तक एक मामला कंप्लीट ना हो जाए, क्या इस पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी सियासी जमात को ये हक हासिल था? क्या किसी सियासी जमात ने ये जुर्रत की थी कि वो इल्ज़ामात लगा दे? अभी इंटेरोगेशन हो रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी सारा कुछ चल रहा है। हो सकता है इससे भी बड़ा काम हो सकता ऐसी चीजें हो जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। हो सकता कुछ भी ना हो सकता बिल्कुल क्लीन चिट हो। लेकिन ये किसने अता तारड़ साहब को ये इख्तियार दे दिया कि आप जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आप जाके इशारा कुछ और कर दें? ये शर्जील मेमन साहब को किसने इख्तियार दे दिया? ये सियासी जमातों के लोगों को किसने इख्तियार दे दिया? आप एक तरफ कहते फिरते हैं, एक तरफ खबर चलाती है कि नवाज शरीफ ने मना कर दिया इस पर बात करने को। तो तारक फजल चौधरी साहब किस जमात से तल्लुक रखते हैं? क्या उन्होंने बात नहीं की इस पर? क्या उन्होंने नाम नहीं लिए? क्या तारड़ साहब उस मीटिंग से उठ के नहीं आए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? तो क्या बात करती हैं यासिर साहब? अगर जब इंटेलिजेंस अदारे, जब पाकिस्तान के सबसे बड़ा अदारा एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो किसी सियासी जमात को ये बिल्कुल बिल्कुल कोई भी सियासी जमात जो है उसको इसमें हक नहीं पहुंचता कि वो इस पे बोल ले। चले उनके हक नहीं यार, नहीं क्यों चले? नहीं, मैंने कहा आप इसी पैराए के अंदर कर लें कि जब वर्डिक्ट सुना दी जाए, जब फैसला सुना दिया जाए, तो जिस तरह सिविल अदालतों के सुनाए गए फैसले के बाद अपनी राय देते हैं, उसके बाद आप तब राय दे लें। उसके बाद राय दे। आप ऐसा करके तो साबित कर रहे हैं कि ये सियासी मामला है। आप इसको एक सियासी मामले की तरफ लेके जा रहे हैं। एक अच्छे बड़े अदारे को आप मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छे बड़े अदारे के इन्वेस्टिगेशन में आप सियासी पहलू डालकर आप उसको बिल्कुल किसी और तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। वो तो इस तरह लगता है कि जैसे सारी चीज़ उनके पास। तारक फजल जो सब कहते हैं हमें पता है हमारे इसमें और क्या क्या अहम तरीन चीज़ें हैं, अरे ये अभी हम बताएंगे नहीं। आपको कैसे पता भाई? उस तारे की इन्वेस्टिगेशन तो इंतहाई खुफिया होती है, आपको कैसे पता? अता तारड़ साहब ने वक्त से पहले अक्सर पेशन गोई कर देते, उन्होंने भी कर दी। शर्जील मेमन साहब ने भी कर दी। रहंदे रूंदे जिले को रह गए ने वो भी कर छड़ेंगे। बल्कि अभी मैं सुन रहा था आते हुए एक टीवी चैनल पर, आपके दोस्त जो है राना एहसान अफजल साहब, वो भी बड़ी पेशन गोई करते जा रहे थे और ऐसी ऐसी पेशन गोई कर रहे थे जिसकी इंतहा कोई नहीं। मैं हंस रहा था कि ये करें, अपने जो काम है वो तो करें यार, अवाम को रिलीफ दें। अवाम को आपने जो वादा किया था बिलों का, अब भी 0 यूनिट पर 2600 बिल है। 2600 0 यूनिट पर बिल दिखा सकता हूं। अभी आपने अवाम को रिलीफ क्या दिया? पता क्या मसला है यासिर साहब? इन सियासी जमातों के पास ना, तब ये इक्तदार में आई है, इनके पास 9 मई इमरान खान के मुकदमे, इनके अलावा इनके पल्ले है क्या? मुझे एक चीज बता दें, इनके पल्ले है क्या? नहीं, या तो इन्होंने गिरफ्तार किया होता ना। और यार छोड़ देना, इन्होंने गिरफ्तार कोई कारनामा होता, वो उनका अपना मामला है भाई, वो अपने इदारे में चला रहे हैं। वो अपने इदारे में चला रहे हैं और आपके पास नैरेटिव कोई नहीं है और आप अपनी चीजों पे पर्दा डालने के लिए सिर्फ उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बात यह है कि उनके इदारे की एक पॉलिसी है मिलिट्री की, वो अपने इदारे के अंदर रखते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मेरिट पे फैसला करते हैं। वो तुसी उठ के आगे अपना अपना लेक्चर देना शुरू करते हैं। तुसी राजनीति बन गए हो। इस पे तो प्रेस नहीं आनी चाहिए थी, इस पे तो कॉल आनी चाहिए थी इन तमाम सियासी जमातों को कि भाई आप खामोश रहे,
हम अदारे के अंदर एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप जाके फौजदारी मुकदमा देखें, आपके पास तो साल साल हो गया, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, कैमरों का रिकॉर्ड आप नहीं ला सकते, गवाह आप नहीं ला सकते। गवाह भी आपने ऐसे से पैदा की है कि जिस वक्त कोई किसी जगह होता नहीं, आपने उस जगह पे बना दिया होता है, पता आपको किसी चीज का होता नहीं है। पल्ले नीते लादे कर दी मेला मेला, ये तो आलम हो चुका है भाई। बात यह है कि आप बताएं ना, आपने किया क्या है। आज बड़े मियाँ साहब जोशे सियासत में आए हैं, खताबत में अभी तक नहीं है, सियासत में आए हैं, और आज उन्होंने एक मीटिंग कर ली है। उस मीटिंग में बल्दियाती जो पता चला जी बल्दियाती इंतखाबात करा दें, सदके जमा पहले 8 फरवरी के इंतखाबात का रिजल्ट तो देख लो कि ये पहले 8 फरवरी के इंतखाबात का रिजल्ट तो देख लें क्या है। अगर 8 फरवरी के इंतखाबात का रिजल्ट आपके हक में है तो आप बल्दियाती इलेक्शन भी करा लें। आप बल्दियाती इलेक्शन में जाएंगे, एक नया सियासी बनोरा वक्त खुल जाएगा, फिर आप धांधली करने की कोशिश करेंगे, फिर आप 2 नंबरी करने की कोशिश करेंगे, तो क्या एक नया गली मोहल्ले में झगड़ा शुरू नहीं हो जाएगा? वो सियासत जो गली मोहल्ले से बाहर थी वो गली मोहल्ले तक लेके जाएंगे। ये तो यासर साहब आपके ये जो लीडर है ना, ये नहीं बाज आते। मुझे एक ब्रेक लेने का जब बात करने लगता हूँ आप वाक के ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। कायरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क कब तक अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल रहेगा? अभी जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या ये बेहतरी की तरफ हमें लेके जाएंगी? ये जो माजी करीब में हमने बहुत सी अदावतें देखी हैं, बहुत सा केओस देखा है, बहुत टर्मोइल देखा है, बहुत मुआशी मंजरनामे को ख़राब होते देखा है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बातें होती देखी हैं, यहाँ पे सियासी जमातों के दरमियान में रिफ्ट देखी है, लेकिन क्या ये वो मकाम आन पहुँचा है कि जहाँ से चीज़ें बेहतरी की जानिब माइल हो रही हैं, या ये वो मकाम आन पहुँचा है कि जहाँ पे मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मुस्तकबिल कैसा होगा? सियासी मंजरनामे पे बिलखुसूस हमें बात करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, पिछले 2-3 दिन में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तहवील में लिया जा रहा है, नए लिंक स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, पुराने लिंक्स की बात की जा रही है, रवाबितकारी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्या इस मरहले से हम बेहतरी की तरफ गामजन हैं या ये मखमसे की सूरत हाल है? पहली तो गुजारिश ये है कि मुझे तो अभी तक जो स्टेटमेंट्स आई हैं मेरे सामने जो ऑथेंटिक है वो ISPR की 2 स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद तो बाकी तबसरे हैं, क्योंकि किसी ने कोई खबर नहीं दी, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो माजी वईद की बातें नहीं कर रही, तो वो तो ये कह रही हैं कि जनरल फैज़ साहब के पोस्ट रिटायरमेंट जो केसेस हैं, पोस्ट रिटायरमेंट जो उनका कंडक्ट है, उससे आर्मी एक्ट की वायलेशन हुई है। और एक इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उन्होंने जो किसी हाउसिंग सोसाइटी का उसको उठाया गया। अब उसमें कुछ और लोग पकड़े गए हैं। इसके ऊपर एक नुक्ता नज़र वो है जो आप फरमा रहे हैं कि पहले से मौजूद जो मुल्क में एक रसाकशी टाइप कैफियत हुई पड़ी है, एक मायूसी की कैफियत है, या एक अजीब मखमसा है, ये सूरत हाल उसको और गंभीर कर देगी। एक सोच ये है। दूसरी तरफ ये भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर फ़र्ज करें, अभी तो हमें नहीं पता ना, अभी तो एक हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है और कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है, सज़ा क्या होती है, फाइनलिटी क्या होती है, बाद में पता चलेगा। लेकिन फ़र्ज करें कि ये बात जो एलिगेशन है वो दुरुस्त है और वो इतना सीवियर है कि फ़ौज जो अपने सिपाही को गिरफ्तार नहीं करती, अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल और वो भी ISI के DG साहब का DG को गिरफ्तार करती है और सीनियर कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है, तो मेरी नज़र में कुछ ऐसा ही हुआ है, कोई इतना ही संजीदा और सीरियस है और इतना ही सॉलिड एविडेंस के साथ है कि आर्मी के अपने ऑफिसर, और वो भी इतने हसास ओहदों पर रहने वाले सीनियर मोस्ट ऑफिसर गिरफ्तार हुए। अच्छा, फर्ज करें अगर ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त है और उन पे लगने वाले इल्ज़ाम दुरुस्त है और सबूत भी दुरुस्त है, तो फिर क्या होना चाहिए? फिर इन द नेम ऑफ स्टेबिलिटी उनको छोड़ देना चाहिए, या जो अनसर्टेनिटी फैलाने का कोई मूजब है और वाकई है और उसके खिलाफ सबूत है, तो फिर उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए? क्या करना चाहिए?
कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर सबूत मौजूद है, अदम इस्तेहकाम मुल्क में किया है, केओस लेके आए, रेफ्ट डालने की कोशिश की है, बगावत डालने की कोशिश की, फिर तो अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक, हमारे पास तो वही खबर है ना कि इनके खिलाफ सबूत है और कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो अब लेट्स सी कि उसकी डिटेल क्या सामने आती है। उसके आने के बाद ही हम उस पर तजिया कर पाएंगे कि इस इल्ज़ाम में कितनी जान है या इनके सबूत में कितना एसेंस है। कमरजमान खैरा साहब, बहुत अच्छी आपने बात की, आपने सारा मसला ही हल कर दिया। लेकिन हमारी सियासी जमातों के तर्जमान जो हैं वो तो आज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। बहुत से लोग जो हैं वो प्रोग्रामों में बल्कि फाइनल डिसीजन भी दे चुके हैं। तो क्या हमें उस इन्वेस्टिगेशन को, जो हमारा एक मोतबर तरीन अदारा है जिस पे हमें यकीन है कि मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करेगा और मेरिट पे चीज़ें सामने लाएगा, क्या हमें सियासी जमातों को कम से कम उस अदारे को इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं कर लेनी देनी चाहिए? राना साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि इदारे ने जो गिरफ्तारी की है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, सबूत लेने के बाद, अब तो कोर्ट मार्शल की प्रोसेस शुरू हो गया ना। दूसरा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम सियासी जमातें भी हकायक का इंतजार नहीं करती, आप मीडिया वाले भी नहीं करते। दोनों में आप जरा गौर कीजिए, जिस वक्त से ये खबर आई है सवाल हो रहे हैं, मैं खुद उनमें शामिल हूँ, हम पे सवाल होता है कि अच्छा जी आपकी क्या राय, आगे क्या होगा, क्या होना चाहिए। जब ये सूरत हाल होगी तो हमें कोई जवाब तो देना होगा। और दूसरा, मीडिया भी अपनी स्क्रीन भी चला रहा है, तो आपने भी कोई क्यास के घोड़े दौड़ाने हैं, कुछ मैंने दौड़ाने हैं। और फिर सियासतदानों की कुछ ख्वाहिशें भी हैं, उनकी कुछ ख्वाहिशों के मुताबिक हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे जी इसमें कुछ सियासी समरात असरात होंगे। आज की स्टेटमेंट के बाद जो आई है ISPR की, उसका क्योंकि पॉलिटिकल एंगल भी मौजूद है, लिहाजा उसके बेनिफिशरीज अपने ढोल बजाने शुरू कर देंगे। है वे ये से मुनासिब नहीं है, ये गलत बात है कि हमें किसी भी फाइनल फैसला आने के बाद ही ये काम करना चाहिए, उस पर अपनी राय देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो होता यह है ना कि मुकदमे का फैसला बाद में आता है, अदालत के अंदर वकला जो बोलते हैं और जज साहबान जो तबसरे करते हैं, उससे लोगों का एक ओपिनियन बनता है, उस पर प्रोग्राम होते हैं और बड़े चटपटे प्रोग्राम होते हैं। और जब फैसला आता है तो पता चलता है वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था वो तो है ही नहीं कहीं। तो यही हमारा मिजाज बना हुआ है, ये मुनासिब नहीं है। यहाँ पर बात ये है कि आप कहते हैं जो बेनिफिशरी होंगे, विक्टिम्स अगर देखे जाएं, चले जो कहते हैं कि हम विक्टिम थे, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा की तरफ से कोई बयान नहीं आता। इधर तारिक फजल चौधरी साहब, अता तारड़ साहब, दीगर रहनुमा जो है वो आके बयान दे जाते हैं सारे के सारे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो हुकूमत वक्त है वो ही अगर इस तरह की बयानबाजी करेगी तो फिर दूसरों के पास तो मौके और बहुत से होंगे। देखिए, किसकी हुकूमत थी जिसके बाद इमरान खान साहब को लाया गया? हुई हमारे साथ भी जाती, हमारे साथ भी इसी तरह का काम हुआ, लेकिन खान साहब की हुकूमत लाई गई मुस्लिम लीग को हटा के, और मुस्लिम लीग को टारगेट किया खान साहब ने, मेरी जमात की क़यादत को भी और मुस्लिम लीग को भी। तो ज़रा हमारा वक्त के साथ साथ मार खा खा के चीज़ें समझ आ गई हैं और हमारे अंदर थोड़ा सा ठहराव आ गया है। मुस्लिम लीग में ज़रा गुस्सा जल्दी आ जाता है और कुछ लोग हमारे जल्दी में पड़ जाते हैं। मैं वैसे समझता हूँ कि ये सिर्फ सियासी जमातों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से नहीं होता। अगर दोनों अतराफ को रख के देख लेंगे तो आपको ये सवाल मीडिया में ज्यादा डिबेट होता नजर आएगा एज कम्पेयर टू। कायरा साहब, आपने तो मीडिया को ले लिया, आपने सारा आप पे डाल दिया। अच्छा कायरा साहब, जरा थोड़ा सा ऐसा नहीं है तो मैं मान लेता हूँ। हम तो खबर के लिए आपसे पूछते हैं, आप कह दिया करें पहले फैसला होने दे, हम कभी बोलने हैं यहाँ मुझे बताए देखिए आप तमसार थे इतलात में रहे सर। नहीं, आज अता तारड़ साहब को हमने थोड़ी कहा कायरा साहब आप ऐसे साथे नहीं है। मैं नहीं, हम तो बड़े नहीं, हम तो मासूम से हम सीखते हैं। अच्छा कायरा साहब, बात यह है कि जब बात होती है कि आपने अपने आइन से या अपने हलफ की पासदारी नहीं की और आपने ये गलत किया, जब टॉप सिटी का मामला होता है तो उस वक्त वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब थे। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब खुद कहते हैं, आपने भी सुना है कि जनाब इतनी दफ़ा हमें जनरल फैज़ साहब मिले, पंजाब की हुकूमत हमें ऑफ़र की, फिर उन्होंने बाजवा साहब से मुलाकातों का बेइंतहा जिक्र किया, फिर उन्होंने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया। गो आज स्पीकर पंजाब असम्बली इसको इनकार करते हैं।
तो क्या ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त हमें नज़र नहीं आती, हम सियासी जमातों को, अब आप मीडिया से हट के मैं बात करूँ, सियासी जमातों की तरफ आ रही है कि जब हम देखते हैं कि हमारे फ़ायदे के लिए कौन हमें मिलता है और कौन हमें नहीं मिलता, उस वक्त आइन की या उनके कवानीन की पासदारी क्या हम बात क्यों नहीं करते? राना साहब हमेशा करते हैं, ये नहीं है कि नहीं करते। एक एंगल जो आपकी गुफ्तगू का है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये भी एक सवाल हम पे होता है कि जब आप हुकूमत में थे और आपको पता था ये मदाखलत हो रही है तो आपने हुकूमत छोड़ क्यों ना दी, आपने क्यों कंप्रोमाइज की? तो ये भी एक दुरुस्त एंगल है, आपका एक हक बनता है हम पे सवाल कर ले। दूसरी तरफ ये है कि हमारे मुल्क के अंदर एक मुस्तहकम और तगड़ा इदारा है जिसका माजी डायरेक्ट इक़्तिदार है, इक़्तिदार में रहा है, उसके अंदर बाकी इदारे उतने मुस्तहकम या उतने ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए बशमूल सियासी जमातों के। सो वो इदारा बाकी इदारों पे डोमिनेट करता है, इक़्तिदार डायरेक्टली भी हासिल करता है और इनडायरेक्टली भी इक़्तिदार के अंदर मदाखलत करता है। अब सवाल ये है कि क्या आप उसके साथ दस्तबदस्ता लड़ाई लड़ेंगे, आप दो लड़ाई लड़ेंगे, या आप प्रोसेस को चला के अपनी जगह थोड़ी थोड़ी करके जगह लेंगे और इदारे को भी स्पेस देंगे कि वो इस अमल से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाए। ये कोई स्विच ऑन ऑफ तो नहीं होना ना, ये तो दहाइयों की और सदियों की आदतें हैं जो कॉलोनियल आर्मी से निकल के अब आज की नेशनल आर्मी में आनी है। तो ये वक्त आना है ना थोड़ा सा, हम तो ये कोशिश करते हैं, आपकी नज़र में शायद ये दुरुस्त ना हो। सर ये जो कोशिशें हैं ये अगली कितनी दहाइयों तक जारी रहेंगी? ये कोशिश हर हाल में जारी रहनी चाहिए, तसलसल से जारी रहनी चाहिए और लड़ाई की सूरत में नहीं बल्कि अफाम तफहीम और पॉलिटिकल स्ट्रगल की सूरत में रहनी चाहिए। इसलिए कि अगर हम ये नहीं करते तो कई दफ़ा होता है कि हम वापस स्क्वायर वन पे आ जाते हैं। कई मुल्कों के अंदर ये तजर्बे किए गए हैं और वहाँ पे कुछ अर्से के लिए हमने इदारों को एम्बैरस होते देखा है, लेकिन उसके बाद फिर जो वापसी सूरत हाल बनी उससे चीज़ों में स्टेबिलिटी नहीं आई। हमारा मसला ये है कि हम फौरी तौर पे पाकिस्तान के ग्रोइंग समाज और यहाँ की इदारों, यहाँ के लोगों, यहाँ की जमातों की कैपेसिटी और इदारों के तरीक़ाकार से एकदम अपने आप को यूरोप के साथ मुमासलत में ले जाते हैं कि वहाँ ऐसे होता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होता, अमेरिका में ऐसे होता है तो क्यों नहीं होता। अमेरिका के अंदर भी अगर आज जो ताकतवर इदारे हैं वो अगर फैसला कर लें कि हमने सियासी हुकूमत की नहीं मानी तो नहीं चलेगा। वहाँ के एक लंबे तवील स्ट्रगल के बाद उन्होंने ये मामले पे इत्तेफाक कर लिया कि सियासी जमातें वही फैसले करेंगी और अगर अपने फैसले दुरुस्त नहीं कर पाएंगी तो लोग उनको मुस्तरद कर देंगे और हम जो भी हुकूमत होगी उसके साथ। कायरा साहब आपकी बहुत अच्छी बात है, राना साहब आपसे सवाल करेंगे, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम दूसरों से मुमासलत कैसे कर सकते हैं, वहाँ की सूरत हाल और यहाँ की और है। अब ये जो फायर वॉल वाला मामला है और आप ये देखें कि फ्री लांसर जो काम करने वाले पाकिस्तान में है वो इस वक्त बड़ी परेशानी के अंदर मुब्तला है और हमें ये बताया जाता है कि ये मॉडल चाइना के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर है और भी बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर है। तो सर क्या हमारे जो इस वक्त मारूजी हालात हैं वो उनके साथ मैच करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हमें ये बात देखनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की आज़ादी को मिसयूज किया जा रहा है और हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी ख़राब किया जा रहा है, हमारे मुखालफीन इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ों के मालिक हैं। और फिर ये भी है कि बरतानिया जैसा मुल्क एक ट्वीट के ऊपर होने वाले हंगामों पे 6 घंटे में सजा देता है और जो लोग उसमें शामिल होते हैं उनको डे एंड नाइट मुकदमा चला के दिनों में सजाएं दे देता है। ये काम हमारे यहाँ उस सूरत से नहीं होता। लिहाजा मैं कभी भी इस बात का कायल नहीं हूँ, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जितनी तेजी से राय लोगों में जो मिच्योर हो जाती है ना सोसाइटीज, हमारी सोसाइटी में भी वो मैच्योरिटी नहीं है। जितनी मिच्योर सोसाइटीज होती हैं वो खबर को अपने ताईं भी उसका एनालिसिस करके थोड़ा सा देखती हैं कि खबर की एक्चुअल नौइयत क्या है। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के अपने खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हमारे लोगों को भड़काने का बड़ा आसान जरिया मौजूद है और लोग आसानी से बहक जाते हैं, लोग आसानी से अपने मजहब के खिलाफ बहक जाते हैं। तो इसमें कुछ चीजें आपको देखनी है। यूरोप के अंदर तो बिल्कुल मुकम्मल आज़ादियां हैं, वहाँ की जमहूरियत के अंदर। क्या वो आज़ादियां आप अपने समाज के अंदर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आपने कुछ चीजें वो रखी हैं जो यूरोप के अंदर मौजूद है और कुछ वो हैं जो यूरोप के अंदर तो हैं, आप नहीं आज़ादी देते उसकी। ठीक,
अच्छा कायरा साहब, ये तो होगी बात। अब ये बता दें कि आप मुल्क के अंदर खुशहाली का बाज़ार कब तक आता देख रहे हैं, खुशहाली कब तक आते देख रहे हैं? क्योंकि आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसने कहा जी कि वफाकी हुकूमत ने जो है वो रिकॉर्ड कर्जा ले लिया। बाहर से तो हम कर्जा लेते हैं, हम अब स्टेट बैंक से भी कर्जा लेना शुरू हो गए हैं। रिकॉर्ड कर्जे पे कर्जा है जो अदा आपने और मैंने करना है और हमारे आने वाले बच्चों ने करना है। तो खुशहाली कितनी दूर है? ये खुशहाली का रोना भी सारा जो है सियासतदान, जिस तरह आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान पे डाल दिया है, कितना अरसे तक हम इमरान खान पे ही डालते रहेंगे? सर इमरान खान पे नहीं, हम एक दूसरे पे हमेशा डालते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात दुरुस्त है राना साहब, हमारे मुल्क के अंदर मिसमैनेजमेंट भी है, शॉर्ट टैक्सेशन भी है, बाकी भी मसाइल हमारे, करप्शन भी है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी भी है। ये सारी बीमारियां हैं जो तरक्की पजीर मुल्क में होती हैं। लेकिन हजूर ये भी तो एक कर्ज है ना कि जब तक पाकिस्तान की रियासत की इनकम उसके अखराजात से नहीं बढ़ती, अब कर्जे लेते रहे। वो अरसा कितने में लगेगा, कितना टाइम होगा, ये आपको देखने की जरूरत है। आपने भी देखना है, मैंने भी देखना है, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जल्द वक्त आ जाए। लेकिन उसका कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं है। ये नहीं हो सकता कि ये 2 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने में हुकूमत आई है तो ये सारे का सारा पिछला पैकेज खत्म करके मजीद कर्जे ना ले, मजीद उधार ना ले और लाइबिलिटी पे किए बगैर, उन मुल्कों की शराइत माने बगैर एकदम टैक्स का निज़ाम सारा दुरुस्त कर ले। अगर आपने आमदनी बढ़ानी है तो आमदनी टैक्स के जरिए है। टैक्स कलेक्शन को इसी मशीनरी ने, इस मशीनरी को आप ख़त्म तो नहीं कर सकते ना। आप अपनी अदालतों से जाके क्या इस मशीनरी को निकलने देंगे? अदालतें रास्ते में आ जाएंगी और फिर जो लोग आएंगे वो भी पाकिस्तान के अंदर से ही होंगे ना, मेरे आप जैसे होंगे। क्या अमेरिका से और जापान से लोग लाने हैं? इन्हीं लोगों ने ग्रेजुअली, अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि टैक्सेशन के इस निज़ाम में एफडीआर के अंदर ह्यूमन हैंड कम हो जाए, इंसानी हाथ की डिस्क्रिप्शन कम कर दी जाए और ऑटोमाइजेशन और जो टेक्निकल मशीनरी है या टूल्स है इसके जरिए टैक्सेशन की जाए। तो यही एक जरिया है, इसकी तरफ सफर हो रहा है। अब आप देखते हैं ना कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, हर वक्त एफडीआर की रिफॉर्म्स के ऊपर बातें हो रही है, कोशिश हो रही है। तो लेट्स सी, अल्लाह करे। ये एक मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों की आदतें बदलना, भले वो गलत ही है, उनको दुरुस्त सिमत में लाना बहुत कारगर है। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ ये जो रेवेन्यू का निज़ाम है ये बहुत टेढ़ा है और हम बहुत अरसे से, कितनी हुकूमतें गुजर गई, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कंप्यूटराइज कर लें ताकि इसमें से खराबियां कम हों। ये जो पटवारी कल्चर है, ये जो रेवेन्यू के अंदर फ्रॉड है, ये बंद हो जाए। तो कितना अरसा हो गया उसको रजिस्ट करते हुए लोगों को। सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत की विल नहीं है, हुकूमत पूरी कोशिश से तवानाई से कोशिश करती है, इसके बावजूद उसकी रेजिस्टेंस होती है और फिर कैपेसिटी का भी इशू होता है और आप उस इदारे की जगह नए लोग सारे तो खड़े नहीं कर सकते। महसूलात के निज़ाम को खुदकार बनाना, बतदरीज आदात व अतवार को तब्दील करना, ये मोटिव है और इस पे कुछ वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान आप इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हालिया होने वाली तब्दीलियाँ और उसके बाद सियासी हिकमत अमली, फिर मुस्तकबिल का लाहे अमल, फिर ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनना और उसकी तहरीक को आगे बढ़ाना, फिर हालिया डेवलपमेंट्स को देखते हुए मुस्तकबिल में क्या कुछ नया हो सकता है, उसके लिए दिमागी तौर पर जहनसाजी करना। इसी पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, क्या बना? हमाद अजहर साहब जो हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर पंजाब की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए। वो मुस्ताफ़ी हुए हैं तो लाहौर के सदर सेक्रेटरी जनरल उन्होंने भी इस्तीफ़ा भेज दिया। माजी में अभी शेर अफजल खान मरवत वाला मामला चल रहा था और आज जाके वो बैरिस्टर गौहर साहब जो कह रहे थे कि नहीं हो सकता, मैं खान साहब से मिलूंगा, ये गलत फहमी है। तो ये गलत फहमियाँ तो बतदरीज बढ़ती चली जा रही हैं और ये पुरानी मैनेजमेंट के ऊपर आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि जब एक किस्म के जो बड़े जब ना हो तो दरमियान में ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अच्छा, हमाद अजहर साहब थोड़ा सा मेरे ख्याल में उनके वो मूवमेंट के ऊपर ज़रा रिस्ट्रिक्शंस हैं, या सेल्फ इम्पोज्ड है या खुद उन लोगों ने उन्होंने की हुई है, वो है इस वजह से
उनका एक्सेस नहीं हो पा रहा या जो भी है ना, वो एक प्रॉब्लम तो आ जाती है। उसकी वजह से आई एम श्योर उनको भी प्रॉब्लम हो रही होगी, बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो गई होगी। तो उसमें ये छोटी मोटी चीज़ें, ये मिसअंडरस्टैंडिंग जन्म लेने में देर नहीं लगाती। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो नॉर्मली ये ज़रूर हो जाता है कि उनके साथ के जो हम ख्याल लोग होते हैं वो अक्सर साथ इस्तीफा दे देते बनिस्बत ऐसे कि ज़्यादा मसले ख़राब हो। लेकिन देखिए, मेरे नज़र में ये सारी टेम्पररी चीज़ें हैं, ये कुछ अरसे के लिए ये होंगी, ये तकलीफ भी होगी, ये सारे मसले भी होंगे। लेकिन इन इंशाल्लाह ताला एज सून एज इंशाल्लाह इमरान खान अगले चंद हफ्तों में या महीने 2-3 महीनों में जब बाहर आएंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद सेटल हो जाएंगी। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। आप मुझसे पूछिए, हाँ ये प्रॉब्लम है लेकिन ये वरीसम प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके लिए फिक्रमंद नहीं हूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ज़रा दूसरी खबर की तरफ चलूँगा। ये बात मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल इसके लिए कोई चीज़ नहीं। इमरान खान है, जो इमरान खान के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, वक्त के साथ साथ वही आगे चलता है, ये तो उस वक्त ने साबित किया। हाँ, ये जो मौजूदा DG ISI की, साबिक DG ISI की गिरफ़्तारी, आज कुछ और गिरफ़्तारियाँ, उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसें, इशारा देना कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ मुलव्वस है, मिलिट्री कोर्ट में केस जा सकता है, आप क्या कहते हैं? देखिए रानी साहब, इस तरह है कि अगर आप मुझसे पूछे, ये एक अच्छी शुरुआत है। स्टार्ट इन्होंने रिटायर्ड से की है, लेकिन अच्छी शुरुआत है। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था, ये याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट से कि जिसमें जब ये लेफ्टिनेंट जनरल जो जब इन्होंने वो क्या कहते हैं उसका टॉप सिटी के उस जगह पे किया था, तो उसके बेसिस पे ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये याद रखिए उस वक्त ये DGC थे। अब DGC जो होता है ना, वो मेजर जनरल होता है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। और उस वक्त जो चीज़ उन्होंने की थी, अब वहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम मुझे ये आती है कि वो करप्शन है, तो क्या वो उन्होंने सिंगल हैंडेडली किया था या उनके साथ कोई और लोग थे या नहीं थे। तो उसमें तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी सोच विचार होगी, थोड़ी सी उसके ऊपर कुरेद होगी, चेक करेंगे। अब उसके बाद उसका दूसरा पहलू जो ISPR के आखिरी जुमले में नज़र आता है कि रिटायरमेंट के बाद, अब रिटायरमेंट के बाद वो कौन से ओथ का कौन सी शिक की वायलेशन की है, अगर की है तो अच्छा किया है, उनको पकड़ा है। अगर जब आप पकड़ेंगे तो उनके साथ जो 3 ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल को पकड़ा है, वो भी अच्छा किया है। और इनके ऊपर अगर इन्होंने वायलेशन किए तो पकड़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं इन सब चीज़ों के साथ में ज़रा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी बात को सामने रखूं, और जिस तरीके से उन्होंने हम थ्रू आउट इम्प्लीकेट करते रहे जनरल बाजवा साहब को, कि जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब जो है ना, ये मिलके करते थे। फिर हमें मौलाना फजल रहमान का भी वो याद है कि उन्होंने कहा था कि इन दोनों ने सबको बुलवाया था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलवा के कहा था कि आप PDM बना लो वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के बाद से ये है, लेकिन रिटायरमेंट से पहले तो मेरी नज़र में तो ये जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उन्होंने डायरेक्ट चार्जशीट डाल दी है जनरल बाजवा के ऊपर। सर्विस के दौरान ही वाज पॉलिटिकली मैन्यूवरिंग थिंग्स, सो दैट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन। मैं अब सवाल ये होता है कि क्या बाजवा साहब को भी दरमियान में लेकर आएंगे या नहीं आएंगे, या इट विल बी फॉर एवरीवन। एंड जैसे मैं समझता हूँ कि लॉ है, इट शुड बी ब्लाइंड, इट शुड नॉट बी सिंगल माइंडेड। तो अगर उनको भी लेकर आते तो एक अच्छी शुरुआत है। आज स्टार्ट हो रही है इधर से, मैं इससे पहले कभी नहीं हुई थी। सो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम, एंड ये प्रेसिडेंस जो है ना आगे जाके और स्ट्रांग होगी, और मेरे ख्याल में इट्स वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन जी। तो आप समझते हैं कि इससे जो चीज़ें हैं वो मुस्तकबिल में बेहतरी की तरफ माइल हो रही हैं, यानी ये आपकी राय है? देखिए, अगर एक शख्स ने गलत काम किया है इंस्टीट्यूशन के
सिस्टम के खिलाफ किया है और अगर इंस्टीट्यूशन उस पर एक्शन ले रही है जो आज से पहले कभी नहीं लिया, तो ये तो सही डायरेक्शन है ना। अब अगर कोई ये प्रिज्यूम करता है कि इसके बाद इनका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई गठजोड़ करना चाह रहे हैं, वो तो फिर जब प्रूफ होगा तो प्रूफ होगा ना। वो मतलब इट्स नॉट एज सिंपल एज कि इसने कह दी और आपने मान लिया, उसके फिर काफी हर जगह पे जाके उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, वरना तो आई डोंट नो कि आप इसको कैसे प्रूफ करोगे कि ये चीज़ है। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। डॉक्टर साहब, आज मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। आज जेल का जो अमला एक दिन पहले पकड़ा गया, उसके हवाले से भी कहा गया कि ये सारे खान साहब के सहूलतकार थे, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें कही गई। क्या खान साहब को जेल में वाकई ऐसी सहूलतें मिलती थी? क्या कुछ सहूलतकार था? देखिए, जो मैंने देखा है, अब मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी कि मुझे इजाज़त मिले कि मैं इमरान खान से जेल में मिलूं, लेकिन जो हमने उनके कमरे की हालत देखी थी, जिस लिहाज से थी, वो तो बहुत छोटा सा कमरा था, हार्डली एनीथिंग, उसमें क्या सहूलत होगी। देखिए, मुझे सवाल ये उठाना पड़ता है कि अगर आप देखें इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये गवर्नमेंट कितनी शैलो है। आपको पता है इनके नॉमिनेशन जो है फॉर ये 14 अगस्त की नॉमिनेशंस में उमर फारूक साहब हैं, क्योंकि उन्होंने तो शखाना की घड़ियां खरीदी थी, तो इस बात पे उनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल रहा है। अच्छा, दूसरे जो शख्स हैं वो तो क्या नाम है उनका, अनवर मजीद साहब, वो पापड़ी वाला और वो फालूदे वाला के केसेस में थे, तो उनको इस बात पे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल रहा है कि उन्होंने बड़े सक्सेसफुली पापड़ी वाला और छापड़ी वाला और फालूदे वाले के साथ बिजनेस किया। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी इनकी तरजीहात है। अगर आप ये सुनते जाएंगे तो सॉरी, ये अवार्ड कहीं से बिकते तो नहीं है? मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारे लाहौर में हम नीला गुंबद जाएं तो मुख्तलिफ अवार्ड पड़े होते हैं, तो जैन मंदिर जाएं वहाँ पर भी मुख्तलिफ अवार्ड पड़े होते हैं। ये अवार्ड तो इस तरह हो रहा है। सर देखिए, इस तरह हो रहा है, जब इस तरह की हुकूमत होगी तो इस तरह ही होगी। आप तो सुनते जाएंगे, शर्माते जाएंगे, मगर शर्म उनको मगर नहीं आती। अब हम क्या करें? डॉक्टर साहब, ये बताइए, ग्रैंड अलायंस जो है हतमी शक्ल में कब तक वजूद में आ जाएगा? अच्छा, वो इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। देखिए, इस तरह है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस थी और वो डिफरेंसेस को इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में ग्रेजुअली आप चेंज कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये पहला इवेंट था कि जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सबसे बड़ी 3 पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी ग्राउंड पे स्ट्रेंथ है, जिसमें तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और जमात उलमा इस्लाम, ये तीनों एक टेबल पर आई हैं। अब अगर उसमें कोई अगर लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा हेडवे नहीं हुआ और कोई डिसीजन नहीं हुआ, मेरे ख्याल में ये एक टेबल पे आ जाना और उसके बाद चीजों को थ्रैश आउट करना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा स्टेप आया है। अब इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें जब अपना ये एक समझे कि ये एक इनर्शिया से एक गाड़ी निकल गई आगे, अब इसने सिर्फ मोमेंटम पकड़ना है। लेकिन जब ये मोमेंटम पकड़ेगी ना तो वो आप लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन उनको कौन समझाएगा कि ये स्नोबॉल इफेक्ट होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा शोर मचा हुआ है कि सितंबर सितमगार होगा, क्या नजर आ रहा है? सॉरी, से इट अगेन सर। सितंबर सितमगार होगा, ये बड़ा शोर मचा हुआ है। किसके लिए सितमगार होगा ये कोई नहीं बता रहा। देखिए, अगर सितमगार हुआ तो ये पीडीएम के लिए होगा, लेकिन मैं इन चीजों पे कौन सी पीडीएम? उसी पीडीएम सर, पीडीएम तो वो कहते हैं पीडीएम तो है नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब निकल गए जो सरबराह थे उसके, तो अब पीडीएम तो नहीं है ना सर? सर अब भी पीडीएम है, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट या जो भी आप कह लें उसको, अभी वही है। इन्होंने तबाह कर दिया मुल्क को। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात ये है, देखिए ये समझते हैं कि CCC+ आ गया है तो ये छलांगे मार रहे हैं कि जी फिश ने कह दिया पाकिस्तान CCC+ है। अच्छा, जब ये लोग आए थे और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हटाई थी,
उस वक्त B+ था, B+ CCC+ से तकरीबन 3 गुना बेहतर है। तो उसके बावजूद ये उसमें, अच्छा जिस वक्त ये लोग आए थे उस वक्त पाकिस्तान की GDP 6.2 थी, आज 2.4 2.5 है, इस पे ये छलांगे मार रहे हैं। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है ना सर, अगर आप मुझसे पूछे, मेरा प्रॉब्लम ये सिस्टम है। ये मेरा प्रॉब्लम सिस्टम इसलिए है कि ये सिस्टम जो है ना, ये पिछले 75 सालों से इसी तरीके से चल रहा है। हम देखते हैं कि वही रिश्वत, वही क्या कह सकते हैं, सिफारिश वो चल रहे हैं, कैरेक्टर्स बदल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम बदल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर बदल रहा है, लेकिन सिस्टम वही है। हम एज एन अवाम उस सिस्टम को एक्सेप्ट कर बैठे हैं। अगर हमें उस सिस्टम को चेंज करना है तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और ये याद रखिए सिर्फ किरदारों को नहीं, सिस्टम को बदलना होगा। और ये याद रखिए असल जो प्रॉब्लम है, जो सारी लड़ाई है, वो तो इस बात की है कि इमरान खान ने सवाल उठाया था इस सिस्टम के बारे में। इमरान खान का झगड़ा किसी इदारे से नहीं है, इमरान खान का झगड़ा किसी शख्सियत से नहीं है, उसका झगड़ा उस सिस्टम से, उसका झगड़ा उस सोच से है। वो सोच जो कि यानी सिस्टम तब्दील करना है, सिस्टम तब्दील करेंगे तो बेहतरी आएगी, किरदार तब्दील करने से सिस्टम वही रहेगा तो फिर तब्दीली नहीं आने वाली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, इस हवाले से अपने लिए नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सियासी कानूनी सूरत हाल। राना साहब, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका ट्रायल तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। अब उसी केस के हवाले से काजी फाइज ईसा साहब भी रिमार्क्स दे चुके हैं आज की समात में। तो और ऊपर से वो अलीमा खान जो हमशीरा हैं बानी PTI की, वो कहती हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी कि चलते हुए केस पे, ट्रायल पे किस तरीके से रिमार्क्स दे दिए काजी साहब ने। तो क्या नतीजा इसका निकलेगा? देखें, अब मैं जो बात करूंगा तो किसी और जुमरे में ना चली जाए। बाद में जब केस चल रहा होता है तो उस पर ट्रायल पे अगर ऊपर से कोई रिमार्क्स आ जाए तो उस पर एक असर तो पड़ता है ना। एक इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, ट्रायल कोर्ट है और ट्रायल कोर्ट अदालत उज़्मा की तरफ से, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। तो उसकी बात है क्या होगा उस केस में। वो केस बनाई इसलिए गया कि खान साहब को सज़ा दी जाएगी, तो सज़ा ही होगी। खान साहब को सज़ा ही देनी है ना उन्होंने। खान साहब को सज़ा देंगे, सज़ा आगे जाके ख़त्म हो जाएगी। आगे भी इतनी सज़ाएं दी हैं, सज़ा तो ख़त्म हो जाती है ना। सज़ा कोई लंबी चोरी तो नहीं दी जाती, सज़ा आकर ख़त्म हो जाती है, और देते लंबी चोरी हैं, ख़त्म बहुत जल्द हो जाती है। ये थोड़ा सा पीरियड है यासर, इस पीरियड में ये सब कुछ चलना ही चलना है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी हिम्मत हार जाए, किसी तरीके से तहरीक इंसाफ जो है उसका मोराल डाउन हो जाए, किसी तरीके से तहरीक इंसाफ जो है उसकी पोजीशन कमज़ोर हो जाए, किसी तरीके से जो इमरान खान है वो कंप्रोमाइज़ कर ले। अच्छा, अब स्टेज ऐसी आ चुकी है कि कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। मज़ाकरात बराए पाकिस्तान की खातिर तो हो सकते हैं, पाकिस्तानी मौशियत की खातिर तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि वन साइडेड ट्रैक पे सारा कुछ चले तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अलीमा खान साहब ने सुबह ऐलान तो किया जाने का, अब सुबह देखते हैं वो जाती हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन एक चीज़ तो मुझे बताइए, ये 14 अगस्त का दिन गुजर गया जी, और आपने 14 अगस्त में पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई मुस्लिम लीग नून का इज्तिमा देखा? कोई देखा आपने? तो वही सरकारी सतह पर। सरकारी यार, कौन सी सरकारी सतह पे? तो सरकारी साइन देख लिया आपने ना, सरकारी सतह पे साइन देख लिए ना आपने जी। सरकारी सतह पे आपने तकरीबात देख ली। क्या कोई जुलूस देखा? हमेशा होता था सियासी जमातों के जुलूस निकलते थे ना। मुस्लिम लीग नून का कोई जुलूस निकला? पीपल्स पार्टी का कोई जुलूस निकला? जुलूस निकल चुका है, लेकिन जो इज्तिमा है वो निकला नहीं निकला। सिर्फ आपको एक जमात नजर आई, लाठियां खाने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, वो थी तहरीक इंसाफ। तो अब इसके बाद भी अगर कोई शख्स ये बात कहे कि पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो क्या होगा, तो फिर पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो ये है कि अवाम जिसके साथ है, अवाम उसके अलावा किसी और को वोट नहीं देना चाहती। चाहे आप जोर लगा के देख लें, चाहे आप जो मर्जी करके देख लें, अवाम अपना फैसला वही देगी जो अवाम का फैसला है। अगर तो जबर से वोट बदल जाए, अगर तो आप ये समझ लें कि सियासत तब्दील हो जाए,
तो यासर 8 फरवरी को इससे ज़्यादा काम हुआ था। 34 साल या 32 साल कैद हुई थी या इमरान खान को, इतनी हुई थी ना जी मजबूरी तौर पर। तो क्या लोगों ने वोट नहीं दिया? क्या लोग उसे भूल गए थे? लोगों ने निशान को ढूंढ ढूंढ के स्टैंप लगाई, लोगों ने निशान ढूंढे, लोगों ने पोलिंग स्टेशन ढूंढे, लोगों ने बैच किसी और का लगाया, बिरयानी किसी और से खाई, वोट जाके इमरान खान के उम्मीदवार को दिया। अगर उन हालात में ये हो सकता है तो अब तो हालात में जब लोगों को पता भी हो कि हम झंडा लेके निकलेंगे पकड़े जाएंगे, हमें मार पड़ेगी, एक दिन पहले मार पड़ती है, अगले दिन फिर निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोग चाहते हैं कि हमने जिसको वोट दिया, जिसको हम पसंद करते हैं, जो तब्दीली ला सकता है, जिससे तब्दीली मुतवक्के है, हमें वो लीडर चाहिए। आप उसको 1 दफ़ा सज़ा दे लें, आप उसको 2 दफ़ा सज़ा दे लें, आप उसको 3 दफ़ा सज़ा दे लें, सज़ा आपने 32 साल 34 साल दे के भी देख ली, आप एक और केस में देख के भी देख लेंगे। यानी उसका नतीजा कुछ भी मुख्तलिफ नहीं होगा अवामी सतह के ऊपर। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए, जब मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।